देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग एवरेज ड्यू डेट पढ़ रहे थे, तो ये हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया है। ये वाला पॉइंट सिर्फ बाकी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे, बाकी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ड्राइंग्स अगर पार्टनर लोग ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, तो एवरेज ड्यू डेट से हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में है ये वाला। ठीक है, ये हम लोग एक बार पार्टनरशिप में कर चुके हैं। ठीक है, पार्टनरशिप पे जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किए थे तब इसी तरह से किए थे। ठीक है, फिर भी एक बार बता देते हैं, तो देखो वहां के लिए भी एक बार रिकॉल हो जाएगा। ये देखो, ये बाकी था क्वेश्चन नंबर 11, और बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाकी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है देखो, ए एंड बी, टू पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म इन देयर एंडिंग, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ये लोग पार्टनरशिप में है, ए और बी। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस से खुद पैसा पर्सनल पर्पस के लिए निकाल मतलब ड्रॉ करते हैं, इसीलिए उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉन मतलब क्या, एक बिजनेस एक्सपेंस होने से उसको ड्रॉइंग्स नहीं, उसे एक्सपेंस बोला जाता है। मतलब पर्सनल रीजन से पैसा जो है बिजनेस से ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए इसको ड्राइंग्स बोला जाता है डायरेक्टली। ठीक है, और इनका ईयर एंड होता है पार्टनरशिप बिजनेस का 31 मार्च 2020। और इन्होंने रूल्स बना रखा है कि अगर कोई पैसा विदड्रॉल करता है तो उसे इंटरेस्ट के साथ वो लौटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ए ने कब कब पैसा विदड्रॉल किया है, यहाँ पर डेट दे दिया है, 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर एंड 28 फेब। और बी ने 12 जून, 11 अगस्त, 9 फेब और 7 मार्च को विड्रॉल किया है, और अमाउंट भी हम लोग को बता दिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को करने क्या बोल रहा है, यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट का यूज क्या है देख लेते हैं। देखो बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है 6% करके चार्ज किया जाएगा ड्रॉइंग्स पे। ठीक है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट चार्जेबल बाय यूजिंग ऑर्डिनरी सिस्टम। ऑर्डिनरी सिस्टम मतलब नॉर्मली हम लोग जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उस तरह से भी कैलकुलेट करो, और एवरेज ड्यू डेट सिस्टम से भी कैलकुलेट करो, ये एजम्पशन लेके कि 1 ईयर इक्वल टू 365, एनी फ्रैक्शन ऑफ डे शुड बी इग्नोर। अगर कोई फ्रैक्शन ऑफ डे है तो उसे इग्नोर करना है, मतलब होल जो डेटा आएगा उसी को हमें लेना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा यहाँ पर। तो पहले हम लोग ऑर्डिनरी सिस्टम से करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी सिस्टम, तो यहाँ पर देखो पहला .1 का आंसर कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का .1। ठीक है, तो यहाँ पर ए का ड्राइंग्स देखो, हम यहाँ पर दिखा देते हैं कितना कितना ड्राइंग्स होगा। इनका ईयर एंड तो बता दिया है, 31 मार्च को होता है, और ए ने विड्रॉल कब किया है, 1 जुलाई, 30 सितंबर। तो 1 जुलाई को किया है, उसके बाद 30 सितंबर को किया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1 नवंबर, 28 फेब, 1 नवंबर, 28 फेब। ठीक है, तो ईयर जो है ये चेंज हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ईयर हाँ दिया है 31 मार्च, ये 2020 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 19 होगा, 2019 होगा। ठीक है, 2019 होगा, तभी जाके ये 2020 हो जाएगा। अब यहाँ पर मंथ देखो, अगर किसी ने 1 जुलाई को विड्रॉल किया है तो 31 मार्च तक उसका इंटरेस्ट कितना दिन का ड्यू हो जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशंस कैसे होगा, मंथ चेक करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना होता है, 9 मंथ्स होता है। ठीक है, 9 मंथ्स होता है। ये वाला तुम लोग बताओ कि ये कितना टाइम होगा, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च, बता सकते हो कितना कितना टाइम पीरियड होगा, बोलो कितना होगा। 30 सितंबर से 31 मार्च, बोलो कितना टाइम होगा। मैम 6 मंथ। 6 मंथ्स, अच्छा हाँ 6 मंथ्स ही होगा। ठीक है, ये देखो 30 सितंबर कंप्लीट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो ये हो गया 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर 6 मंथ्स हो जाएगा। अच्छा 1 नवंबर से लेके 31 मार्च, ये कितना होगा चेक करो, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फेब से लेके 31 मार्च, तो फेब कंप्लीट है, फेब के बाद जैन सॉरी फेब के बाद मार्च आ जाएगा, मतलब ये 1 मंथ आ रहा है ना, फेब के बाद मार्च आ गया तो 1 मंथ आ रहा है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डिनरी सिस्टम से, देखो ऑर्डिनरी सिस्टम। ठीक है,
ऑर्डिनरी सिस्टम से पहला विथड्रॉल कितने अमाउंट का है, अमाउंट भी देख लेते, 500, 800, 1000, ये है 500, ये है 800, ये है 1000 और यहाँ पर है 400। ठीक है, तो 500 इंटू 9 मंथ्स का 9/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% बताया था, ये देखो वो क्वेश्चन में पहले ही हमें बता रखा है 6% पर एनम बेसिस पे चार्ज होगा, मतलब 500 पे 6% करेंगे तो पूरे 1 ईयर का आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 1 मंथ का आएगा, तो 9 मंथ का कितना है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली 800 इंटू ये कितना था, मंथ कितना आया था, 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स, तो 6/12 इंटू 6%। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1000 इंटू 5/12, ये 5/12 होगा, 5/12 इंटू 6%। ठीक है, फिर 400 इंटू, ये कितना मंथ हुआ था, 1 मंथ। ठीक है, अब हम लोग एक एक जगह पे इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं, देखो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेटर एक बार देख लेते हैं। ये देखो पहला है 500 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6%, तो ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, 22.5। 800 इंटू 6/12 इंटू 6%, तो ये हो गया 24 रुपीज। अच्छा 1000 इंटू 6% इंटू 5/12, तो ये हो गया 25 रुपीज। ठीक है, और 400 400 ये है 1/12 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 2 रुपीज। अब ऐड करते हैं, 25 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 22.5, तो ये आंसर आ रहा है 73.5 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इंटरेस्ट टोटल हो जाएगा ए का 73.5। चेक करते हैं कि हम लोगों का आंसर, देखो यहाँ से टैली कर लेते हैं एक बार, 73.5 है कि नहीं, ऑर्डिनरी मेथड से 73.5, 3 पॉइंट इनका 91 आया, 3.91 आया है, मेरा तो 91 नहीं आया, 3, इन्होंने डेज कैलकुलेशन किया है, डेज में किया है इसीलिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों को देखो क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया है डेज से करो या मंथ से करो, तो मैंने मंथ से कर दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, क्योंकि मंथ वाला हम लोग आराम से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्योंकि सब डेट जो है या तो फर्स्ट डेट है मंथ का या तो लास्ट डेट है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर मंथ टू मंथ कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मंथ टू मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग डेज के हिसाब से कैलकुलेट करते तो हो सकता है इनके साथ हमारा आंसर एग्जैक्ट टैली कर जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, 91 पैसा और 5 पैसे का ही फर्क है। अब यहाँ पर तुम लोग अगर देखोगे तो ऑर्डिनरी सिस्टम थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, सेम मेथड ही है, अलग कुछ नहीं है, अगर ऐसे भी हम लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसी मेथड का थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेशन है, जैसे ये वाले मेथड में अगर हम लोग कॉमन लेना चाहते हैं, ये सब क्या हुआ है, ये हर एक इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये पूरे चीजों को ऐसे ऐड कर देते, मतलब ये आफ्टर दैट प्लस ये, ठीक है, फिर प्लस ये, ऐसे करके अगर हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते और ऐड कर देते, तो यहाँ से हम लोग कैसे ऐड कर सकते थे, देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते थे कि हम लोग यहाँ से 1/12 और 6% कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ से 6% इंटू 1/12 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 500 इंटू 9 आ जाएगा पहले वाले में। ठीक है, आफ्टर दैट आ जाएगा 800 इंटू 6। अच्छा, और ये हम क्यों यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सब प्लस हो रहा है। ठीक है, ये हम कॉमन लिए हैं और ये सारा प्लस होने वाला है ना, तो इसलिए मैंने प्लस करके दिखाया यहाँ पर। उसके बाद हो जाएगा 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 400 इंटू 1। ठीक है, 400 इंटू 1, तो ये देखो यहाँ पर 6% इंटू 1/12 आ गया। अब इसका 500 इंटू 9, 4500 प्लस 4800 प्लस ये हो जाएगा 5000 प्लस ये हो गया 400। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, 4500 प्लस 4800 प्लस
5400, ठीक है। तो 14700 आ गया, देखो यहाँ पर भी वही आया 14700, ठीक है। अब इसको समझाते हैं, देखो 6% इंटू 1/12 इंटू 14700 आ गया। अब अगर हम लोग इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्या हमारा इतना ही अमाउंट आएगा? हाँ, इतना ही अमाउंट आएगा, देख लो, इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, सेम ही आएगा ना, बस प्रेजेंटेशन अलग है, 73.5, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ पर लिखा क्या है, लैंग्वेज देखो, 14700 पे एट द रेट ऑफ 6% करके फॉर 1 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, 14700 पे 6% करके फॉर 1 मंथ। 1 मंथ मतलब देखो, अगर हम लोग 6% डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, 6% कितने दिन का है? 6% है हम लोगों का 12 मंथ्स का, ठीक है, मतलब 1 ईयर का, ठीक है। तो 1% हो जाएगा 12/6%, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा दिखा दिया, एक सेकेंड देखो। अगर 12 मंथ्स का 6% है, कंसेप्ट ऐसा है, अगर 12 मंथ्स का हमारा 6% इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि 1 ईयर का 6% है, तो 1 मंथ का कितने दिन का लगेगा? 6% डिवाइडेड बाई 12। ये 6% डिवाइडेड बाई 12 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मंथ के इंटरेस्ट का। यानी यहाँ पर अगर इस चीज को ध्यान से देखो तो ये वही बता रहा है, 6% डिवाइडेड बाई 12, यानी 14700 पे 1 मंथ का इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसी चीज को, मतलब अगर प्रेजेंटेशन हम लोग अलग तरीके से करेंगे तो इसका मीनिंग जो है अलग हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट एक रहेगा, ठीक है। मीनिंग भले ही प्रेजेंट के तरीके की वजह से मीनिंग अलग हो रहा है, अब बाकी चीज लेकिन एक ही है। क्यों? देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये नहीं बोला कि 500 पे 1 मंथ, ऐसा नहीं बोला, ये टोटल पे हम लोगों ने दिखाया 14700 जो आ रहा है। और अगर हम लोग 14700 करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कंसेप्ट तो वही निकल के आया कि 14700 पे 6% 12 महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 मंथ का कितना होगा। अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा सेम इसी तरह से। और इसका लॉजिक क्या है ये देखो, 500 हम लोगों ने 9 मंथ्स तक यूज किया है ना, हम लोगों ने 500 विदड्रॉल किया, पार्टनर ए ने 500 विदड्रॉल किया और उसे 9 मंथ्स तक यूज किया, तो 500 पहले मंथ, फिर 500 नेक्स्ट मंथ, फिर 500 नेक्स्ट मंथ, ऐसे करके, ठीक है। और अगर हम लोग एक एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था ना। देखो अगर हम लोग 1 मंथ का कैलकुलेट करते, 500 इंटू 6% डिवाइडेड बाई क्या हो जाता, 12 इंटू क्या कर देना पड़ता, इंटू 1 मंथ, पहले मंथ का। फिर ऐसे करके अगर 9 मंथ का हम लोग कैलकुलेट करते तो 9 मंथ में भी ऐसे ही होता, नेक्स्ट ऐसे हो जाता, ठीक है। ऐसे करके ही अगर चलेगा तो फिर हमारा 500 करके 9 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 4500। तो उसी को अगर जीस्ट करेंगे तो वैसा आएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग ऐसे करके ही करें जैसे इंस्टीट्यूट ने किया, हम लोग नॉर्मल इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एवरेज ड्यू डेट से, देखो, ठीक है। एवरेज ड्यू डेट से करेंगे, नहीं उसके पहले बी का भी कर लेते हैं ऑर्डिनरी मेथड से, उसके बाद हम लोग दोनों का ही एवरेज ड्यू डेट से करेंगे। तो ऑर्डिनरी मेथड से बी का भी करेंगे, तो बी का विथड्रॉल देखते हैं कैसे है। ये देखो 12 जून 11 अगस्त, 12 जून, 11 अगस्त, 9th फेब, 9th ऑफ फेब और 7th ऑफ मार्च, ठीक है। 7th ऑफ मार्च और 31st मार्च को ईयर एंड होता है, एक ही पैटर्न से चल रहा है। अब यहां से यहां हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा देखो लॉजिक क्या होता है, अगर हमें एक पर्टिकुलर ओपनिंग या क्लोजिंग डेट मिल जाए तो हम लोग मंथ टू मंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। लेकिन अगर 12 जून दे रहा है, अब 12 जून से अगर हम लोग मंथ कैलकुलेट करने जाएंगे 31st मार्च तक तो ये मुश्किल हो जाएगा। क्यों? फिर हमें ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12 जून से 12 जुलाई, फिर उसके बाद 12 अगस्त, ऐसे करके 31st मार्च तक जाएंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि अगर ऐसा डेट आ रहा है तो हम लोग उसको डेज में कैलकुलेट कर ले। हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे कैलकुलेट करने से हमारा इजीली कैलकुलेशंस होगा उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 12 जून से 31st मार्च कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल, जून मतलब 30 का हो जाता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, हाँ 30 का होता है, 30 में से 12 डेज हटा दो, कितना बचा, 18 डेज, जून। फिर जुलाई का कितना हो जाएगा, जुलाई का 31, अगस्त का 31, ठीक है, सितंबर का 30, अक्टूबर का 30, नवंबर का 31, सॉरी गलत कर दिया शायद मैंने, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, हाँ जून तो 30 का सही किया है, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31। फेब का कितना ले वो मुझे देखना पड़ेगा, फेब का 28 ले या 29, ठीक है। अच्छा एक बार 28 लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, फेब
और जैन के बाद फेब और 31 मार्च, यानी आ रहा है 292। हम एक बार 292 डेज लिख रहे हैं और मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एजम्पशन लिया है 28, शायद 28 बोला भी था यहाँ पर। ये देखो 1 ईयर 365 डेज बोला था, है ना। फेब का नहीं बोला है तो क्या हुआ, अगर 1 ईयर 365 है तो फेब ऑब्वियसली 28 ही हाँ यहाँ पर लिया गया होगा। अगर फेब 29 लिया जाता तो ये 366 हो जाता। वैसे 2020 था तो ये लीप ईयर ही होता, लेकिन यहाँ पर हमें मेंशन कर दिया है कि हम लोग को 365 डेज ही लेना है, तो हम लोग 365 डेज लेके ही करेंगे फिर, ठीक है। तो ये 292 डेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। ये है अगस्त, अगस्त होता है 31 का, 31 माइनस 11, तो ये हो गया अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31, फेब 28 और मार्च 31, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 232 डेज, 232 डेज। अब यहाँ पर फेब से लेके मार्च तक, तो 9th ऑफ फेब, फेब 28 का है तो 28 माइनस 9, तो फेब का 19 डेज और मार्च का 31 डेज, यानी 50 डेज का यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पर 7th मार्च से लेके 31 मार्च, तो 31 माइनस 7 कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 24 डेज का, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सिस्टम से कैसे होगा देखो। अच्छा, कितना कितना विड्रॉल वो भी लिखना पड़ेगा, 1000, 500, 400, 900, 1000, 500, 400, 900। अच्छा, ये देखो 1000 इंटू 6% इंटू 292 लिया है, तो अब डिवाइडेड बाई 365 करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 500 इंटू 6% इंटू 232 डिवाइडेड बाई 365, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 400 इंटू 6% इंटू 365, और यहाँ पर आया था 50 डेज। चेक करते हैं, हाँ 50 और ये 24, तो 6% इंटू 24/365 और अमाउंट था 900, ठीक है। अब चेक करते हैं, 1000 इंटू 6% इंटू 292 डिवाइडेड बाई 365, तो ये आ गया 48, ठीक है। 500 इंटू 6% इंटू 232 डिवाइडेड बाई 365, तो 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 19.068 है, तो 07 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे होता है नॉर्मली राउंड ऑफ, जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं, ये तो अभी एवरेज ड्यू डेट नहीं कर रहे कि राउंड अप करेंगे, ठीक है। तो 6% इंटू 50 डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया 3.28, देख लेते 3 है तो, हाँ 3 है, 3.28। तो ये सही हुआ क्या, 3 इतना कम लग रहा है मुझे। 400 इंटू 6% इंटू 50 डिवाइडेड बाई 365, हाँ उतना ही आ रहा है, 3.287, तो 29 ले लेते हैं। और ये 900 इंटू 6% इंटू 24 डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया 3.550, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं, 48 प्लस 19.07 प्लस 3.29 प्लस 3.55, तो ये हो गया 73.91, ठीक है। 73.91 आ रहा है। चेक करते हैं इनके साथ हमारा आंसर मैच हुआ कि नहीं, या फिर यहाँ पर भी कुछ राउंड ऑफ आ गया। 73.9 नहीं, यहाँ पर मैच हो रहा है, 73.91 ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर शायद इन्होंने कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया होगा अप्रोक्सीमेशन के वजह से कि थोड़ा सा हमारा आंसर वेरी हुआ है, ठीक है। तो ये 73.91 आ गया, ठीक है। अब इसको भी हम लोग चाहे तो उस मेथड से चेक करके देख सकते हैं, वो भी सेम मेथड है। मतलब देखो यहाँ पर जो कर रखा है ना कि 1000 फॉर 292 डेज, ठीक है। मतलब 1292 डेज के लिए, 500 232 डेज के लिए यूज हुआ, 400 50 डेज के लिए यूज हुआ, 900 24 डेज के लिए यूज हुआ। अगर ये सब डेज में ही है और 6% डिवाइडेड बाई 365 बच रहा है, तो 6% इंटरेस्ट फॉर 365 डेज, देन फॉर 1 डे कितना होगा, 6% डिवाइडेड बाई 365। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक दिन का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जैसे किया है वैसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन करके दिखाया है, टोटल ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है।
ये 2,92,000 मतलब सेम उसी तरह से, ठीक है। ये देखो यहाँ से हम लोग 6% और 1/365 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 29230, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके एक ही बार में लिख देते, प्लस 232 इंटू 500, 232 इंटू 500, तो ये हो जाएगा 1,16,000 प्लस 400 इंटू 500 मतलब 20 और 30, ठीक है। और ये हो गया 900 इंटू 24, 900 इंटू 24, तो ये हो गया 21,600, ठीक है। तो ये जो है एक दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस पे हमें एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। 11630 प्लस 2,92,000, तो ये हो गया 1,92,000, 1,16,000, 20,000, 21,600। अच्छा, ये वैल्यू आ रहा है हम लोग का 1,86,800। अब चेक करते हैं सेम इतना ही इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, इंटू 6% डिवाइडेड बाई 365। गलत आ गया, ठीक है। फिर से एक बार चेक करते हैं, 2,92,000 प्लस 1,16,000 प्लस 20,000 प्लस 21,600। अच्छा, ये टोटल गलत हुआ है, 4,49,600 हो रहा है, ठीक है। 4,49,600 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 365 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, अच्छा सॉरी, डिवाइडेड बाई 365 होगा ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 73.906 आया, तो हम लोग इसको 91 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड से ही करके देखा हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोगों का आंसर जो है मैथ के साथ टैली हुआ। देखो यहाँ पर ना कभी कभी बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन कर रखा है, अब हम लोग अलग अलग रूल से तो चल नहीं सकते। जैसे देखो यहाँ पर भी हम लोग का सही हुआ है, बट थोड़ा सा राउंड ऑफ पता नहीं किस हिसाब से किया उन्होंने, कि उनका 73.5 की जगह कुछ और आया हुआ है, 9 कुछ आया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम लोग 73.5 ही करके आते हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को करना है एवरेज ड्यू डेट मेथड से, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को हमें एवरेज ड्यू डेट मेथड से करना है। ये देखो यहाँ पर बोला था कि एवरेज ड्यू डेट से करना है, ठीक है। तो सेकेंड बार हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे एवरेज ड्यू डेट मेथड से। तो यहाँ पर ले लेते हैं डेट, यहाँ पर अमाउंट, number of days from base date, number of days from base date, और यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। पहले हम लोग ए का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए का, ठीक है। ए का डेट क्या क्या था यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर और 28 फेब। अमाउंट है 500, 800, 1000, 500, 800, 1000 और 400, ठीक है। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ठीक है। हम लोग बेस डेट कौन सा ले, अब हम लोग इसको मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेज में भी। तो हम एक काम करेंगे, देखो इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ पर क्या किया है, मंथ में कैलकुलेट किया है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, डेज में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग सिंपल डेज में ही अपने हिसाब से करेंगे, बार बार अलग अलग रूल से करने से खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग बेस डेट यहाँ पर 1 जुलाई ले लेते हैं। तो 1 जुलाई से 1 जुलाई 0 हो गया। 1 जुलाई से सितंबर कितना होगा, जुलाई 31 का होता है, माइनस कर देते हैं 30 जुलाई, और यहाँ पर अगस्त का 31, सितंबर का 30, तो ये हो गया 91 डेज, ठीक है। सितंबर तक हम लोग का हो गया। यहाँ पर 1 नवंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर 30 डेज का हो गया, सॉरी 31 का होगा, 31 का हो गया, और नवंबर का एक दिन यानी 123 डेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नवंबर माइनस कर देते एक दिन, तो नवंबर पूरा हो जाएगा, नवंबर का हो जाएगा 30 डेज, दिसंबर का 31, जैन का 31 और फेब का 28, तो यहाँ पर हो गया 242 डेज, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट इनटू जो नंबर ऑफ डेज आया है, वो हो जाएगा प्रोडक्ट का आंसर, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा हम लोग का 0, ठीक है। पहला वैल्यू आ जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद 91 से मल्टीप्लाई करते हैं, 800 इंटू 91, तो ये हो जाएगा 72,800।
नेक्स्ट हो जाएगा 1,23,000, ठीक है। और ये 400 इंटू 242 तो ये हो गया 96,800। अब ऐड करते हैं 96,800, 1,23,000, 1,23,000 और 72,800, तो यहाँ पर आ गया 2,92,600, ठीक है। और अमाउंट का टोटल कर लेते हैं 400 और यहाँ पर 500, 900 और यहाँ पर 1,800, तो 2,700 आ रहा है, ठीक है, 2,700। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज ड्यू डेट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट। बेस डेट हम लोगों ने 1 जुलाई लिया है, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 2,92,600 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट यानी 2,700, तो 1 जुलाई प्लस डिवाइडेड बाय यहाँ पर करेंगे 2,700, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 108.37, ठीक है, 108.37। हम 2 डिजिट ही ले रहे हैं, 108.37 आ रहा है डेज, ठीक है। तो नॉर्मल रूल्स ये होता है, यहाँ पर हमेशा राउंड अप होता है। अगर ये क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो हम लोग इसको 109 डेज ले लेते, ठीक है। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन में एक पॉइंट मेंशन कर रखा है, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे दे देगा तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। एनी फ्रैक्शन ऑफ डे शुड बी इग्नोर। हमें कोई फ्रैक्शन ऑफ डे को नहीं देखना है कि फ्रैक्शन आ रहा है तो क्या करें। मतलब हम लोग 109 डेज लेते क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में तुम लोग ऐसे लिख रखो कि यहाँ पर हम लोग का आंसर नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पर हम ऐसे करके दिखा देते हैं कि हम लोग का आंसर इफ क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता देन हम लोग इसको 109 डेज ले लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफाइड, क्वेश्चन स्पेसिफाइड है, इसको कैसे लेना है उसके हिसाब से, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो तुम लोग को भी फिर याद रहेगा जब इस क्वेश्चन को गो थ्रू करोगे कभी, तो समझ जाओगे कि क्यों यहाँ पर मैंने राउंड अप होने के बाद भी नहीं लिया, राउंड अप क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाइड अबाउट फ्रैक्शन डेज, ठीक है। फ्रैक्शन डेज को कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर 108 डेज ही लेंगे रेदर देन 109 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 108 डेज हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग 109 डेज ही लेते। अब यहाँ पर 1 जुलाई से लेके 108 डेज तक कैलकुलेट करना है, तो जुलाई 31 का होता है, जुलाई हो गया, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, तो 122 डेज हो गया। अच्छा ज्यादा हो गया, अक्टूबर तक ऐड कर दिया था, तो अक्टूबर हो जाता है 31 का, तो ये 91 हो गया, ठीक है। हम लोग को चाहिए ये सितंबर तक हो गया, -108 कर देते हैं तो पता चल जाएगा 17 अक्टूबर, ठीक है। वो सितंबर तक कंप्लीट हो गया था, तो 17 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 1710 हो जाएगा, 17 अक्टूबर तक हम लोग का ये डेट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट उतना ही हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम 17 अक्टूबर टू 31 मार्च, ठीक है। 17 अक्टूबर एवरेज ड्यू डेट आ रहा है, तो 17 अक्टूबर को अगर नहीं पे होता है तो 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो यहाँ पर देख लेते कितना हो जाएगा। अमाउंट कितना है 2,700, इंटरेस्ट रेट कितना है 6%, ठीक है। और यहाँ से यहाँ कितना डेज होता है डिवाइडेड बाई 365। अब अक्टूबर 31 का होता है, अक्टूबर माइनस कर देते हैं 17 डेज, नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31, फेब यहाँ पर 28 लेना है, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रखा है, और मार्च 31, तो 165 डेज हो जाएगा, ठीक है, 165 डेज। तो यहाँ पर चेक करते कितना हो जाएगा, 165 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 2700 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 73.23 आ रहा है, ठीक है। 73.23 ये ए का कैलकुलेट हुआ, हम लोग का नॉर्मल वे से आया था 73.5, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के वजह से होता है। जैसे यहाँ पर डेज लिया था, क्यों हुआ देखो, यहाँ मंथ लिया था, यहाँ पर डेज लिया था, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 73 आ रहा है वो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन होगा बिकॉज ये पूरे डेज के हिसाब से कैलकुलेट हुआ, जहाँ 31 और 30 में डिफरेंस हुआ, बट जहां पर हम लोगों ने मंथली लिया वहां पर तो वैसा डिफरेंसेस हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, इस वजह से। अगर इस क्वेश्चन को भी तुम लोग मंथ मतलब डेज में करोगे ना, तो हो सकता है 73.23 यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हो सकता है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद बी का कैलकुलेट करेंगे एवरेज ड्यू डेट मेथड से। ड्यू डेट
अमाउंट, बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डेट देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, 12 जून, 11 अगस्त, 9 फेब। 12 जून, 11 अगस्त, 9 ऑफ फेब, 7 मार्च, 7 ऑफ मार्च। ठीक है, अमाउंट क्या क्या है? 1500, 400, 1500, 400। ठीक है, 1500, 400, 900। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, अब हम लोग बेस डेट मान लेते हैं 12 जुलाई को। ठीक है, बेस डेट मान लेते हैं 12 जुलाई को। देखते हैं कैलकुलेट करके कैसे होगा। सॉरी, जून को, जुलाई बोल रहे हैं। 12 जून, 12 जून से 12 जून जीरो, जून से लेके यहाँ पर 11 अगस्त। तो जून कितने दिन का होता है? 30 का होता है। जैन फेब मार्च अप्रैल मई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, हाँ 30 का होता है। तो 30 - 12, ठीक है, 30 - 12 18 हो गया जून। जुलाई का 31, अगस्त का 11, तो ये हो जाएगा 60 डेज। ठीक है, 60 डेज। ठीक है, -11 कर देंगे तो यहाँ पर हो गया जुलाई तक। अब अगस्त का 31, ठीक है, और सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 9 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 242 डेज, 242 डेज। ठीक है, और यहाँ पर मार्च है तो फेब का 9 लेस कर देते, फेब का 28 फुल्ली ऐड कर देते, और मार्च का 7 डेज, तो यहाँ पर हो जाएगा 262 डेज, सॉरी 8 डेज। ठीक है, 268 इंटू 900, तो देखो कितना आता है, 2,41,200। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 400 इंटू 242, तो ये हो गया 208, 96,800। इस पे ऐड कर लेते हैं 96,800। अच्छा, फिर यहाँ पर और एक वैल्यू है 500 इंटू 600, तो पहले 3 जीरो है और यहाँ पर हो गया 30,000। तो टोटल करने पे 3,68,000। ठीक है, 3,68,000। और ये वैल्यू टोटल कितना है, 1,500, 500 प्लस 400, 900, 900, 1,800, 2,800। ठीक है, 2,800 हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं एवरेज ड्यू डेट में। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट यानी 12 जून प्लस प्रोडक्ट 3,68,000 डिवाइडेड बाई 2,800। तो 12 जून प्लस 3,68,000 डिवाइडेड बाई 2,800, तो यहाँ पर आ गया 131.42। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर सेम चीज होगा, क्योंकि क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता देन हम लोग ऑब्वियसली 132 डेज लेते, क्योंकि राउंड अप करना है। लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन स्पेसिफाइड अबाउट फ्रैक्शन डेज, अबाउट फ्रैक्शन ट्रीटमेंट। ठीक है, फ्रैक्शन डेज को कैसे ट्रीट करना है, तो उस हिसाब से हम लोग का 131 होगा, क्योंकि फ्रैक्शन को इग्नोर करने बोला है। तो 12 जून प्लस 131 डेज। ठीक है, अब ये कौन सा डेट आ जाएगा, जून के बाद यहाँ पर जून 30 का होता है, जून से 12 हटा दिया, जून, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, तो ये हो गया 110 डेज। सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर कितने दिन का होगा, अक्टूबर हो जाएगा, यहाँ पर एक्चुअली 21 डेज ऐड करने से ही हो जाएगा। यहाँ पर 21 डेज अक्टूबर का ऐड करेंगे तो 131 हो जाएगा। तो ये हो गया 21 अक्टूबर, आंसर आएगा। चेक करते हैं 21 अक्टूबर है कि नहीं। जैसे ये वाला तो था हम लोगों का 17 अक्टूबर। ठीक है, और ये 21 अक्टूबर, हाँ 21 अक्टूबर है। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसे नहीं करके ये लेते तो ये 22 अक्टूबर आता है ना। ये देखो, इसका आंसर भी बता देते हैं। अगर यहाँ पर हमारा ऐसा होता क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये 18 अक्टूबर होता। ठीक है, और ये हम लोग का हो जाता 22 अक्टूबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये डेट तो हमें मिल गया, अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन की तरह। अच्छा, हाँ, देखो अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं।
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे हो जाएगा ये देखो, टोटल अमाउंट कितना है 2800, तो 2800 पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और टाइम पीरियड जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 21 से लेके 31 तक, ठीक है, 21 से लेके 31 तक। देखते हैं कितना होता है। अक्टूबर मतलब 30 का हो जाएगा, सॉरी 31 का होगा, 31 31 -21, तो अक्टूबर नवंबर का 30 डेज, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 28 और मार्च का 31, ठीक है। तो 161 आ गया, 161 डिवाइडेड बाई 365, तो देखो कितना होगा, 161 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 2800 इंटू 6%, 74.10 आ रहा है, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं हम लोग का बी का नॉर्मली कैसे आया था, 74.10 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर 73.9 आया था, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन हो गया 73.9, ठीक है, तो 74 ही मान सकते हैं हम लोग अगर इसको चाहते, तो यहाँ पर ऐसे करके अप्रोक्सीमेट लिख सकते थे 74, और इसको सिर्फ 74 लिख सकते हैं क्योंकि 0.10 है ना। तो लगभग एक ही जैसा आया है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है कैलकुलेशंस की वजह से, ठीक है। तो 11 वाला क्वेश्चन देखो मैंने बता दिया कि कैसे करके हमें कैलकुलेट करना है, ऑर्डिनरी सिस्टम से एज वेल एज एवरेज ड्यू डेट से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 12th वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग थोड़ा सा ये क्वेश्चंस जो है ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, ट्रू फॉल्स, जैसे पहले वाला तुम लोग बताओ क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहा है द स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड्स द एडिशन ऑफ ग्रेस डेज टू अराइव द ड्यू डेट, मतलब अगर हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, जो कि हमें स्पेसिफिकली ड्यू डेट अगर गिवन है, तो क्या उसमें ग्रेस डेज जो एडिशन होगा वो एक्सक्लूड करना चाहिए। क्या बोल रहा है देखो, द स्पेसिफिक ड्यू डेट जो है वो एक्सक्लूड करता है 3 दिन ग्रेस पीरियड को ऐड करना ड्यू डेट में पहुंचने के लिए। सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 दिन ग्रेस ऐड करते हैं, मतलब जो हमारा मैच्योरिटी डेट आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आज किसी ने परचेस किया है 27 सितंबर को, 1 मंथ के लिए बिल्स ड्रॉ किया था, तो 27 अक्टूबर को पेमेंट होना चाहिए, ये ड्यू डेट नॉर्मली होता है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलता है कि ये ड्यू डेट नहीं है, इस पे तुम लोग 3 दिन ग्रेस ऐड कर लो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से ये बोला गया है, इस पे 3 दिन ग्रेस ऐड करके हम लोग एक्सटेंशन ले सकते हैं, ये रूल्स है सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में। तो ये 27 जो ड्यू डेट हो रहा है, इसको ड्यू डेट में 3 दिन ऐड करके जो डेट निकलेगा उसे मैच्योरिटी डेट भी बोलते हैं कभी कभी। तो 30 अक्टूबर एक्चुअली हम लोग का ड्यू डेट आएगा, इसके अलावा ये नहीं आएगा, इसके बिहाफ में ये आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है स्पेसिफिक ड्यू डेट अगर हमें दे दिया है, एक्सक्लूड द एडिशन ऑफ ग्रेस डेज टू अराइव द ड्यू डेट, ड्यू डेट में पहुंचने के लिए हमें ग्रेस डेज का जो एडिशन है वो एक्सक्लूड कर देना चाहिए, एक्सक्लूड कर देना चाहिए अगर हमारा स्पेसिफिक ड्यू डेट कुछ बताया गया है तो। क्या ये सही बात है, बोलो। अगर हमें स्पेसिफिक ड्यू डेट दे दिया है तो क्या हमें ग्रेस डेज ऐड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, बोलो ट्रू होगा कि फॉल्स। ट्रू। ट्रू होगा, ठीक है। ये सही बोल रहा है कि अगर हमें स्पेसिफिक डेट दे दिया है तो हमें कभी भी ग्रेस डेज ऐड करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऐसा क्वेश्चन था, देखो ये देखो कंफर्म के लिए हम दिखा देते हैं, तुम लोग ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किए हो, शायद क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा था, हम एक बार दिखा देते हैं, ये देखो एक सेकेंड। बिल्स का क्वेश्चन, ये तो पहला वाला तो बिल्स का था नहीं, ये भी बिल्स का था नहीं, सेकेंड वाला। ये देखो यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ द बिल था और टर्म था, तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 दिन ग्रेस ऐड किया टर्म के साथ साथ, ठीक है। डेट ऑफ बिल था, ड्यू डेट नहीं, डेट ऑफ बिल था। और इसके बाद का ही जो क्वेश्चन था यहाँ पर नहीं, 4th नंबर पे भी ऐसा नहीं था, 4th नंबर पे भी सेम था, 5th नंबर पे भी ऐसा नहीं था। कोई तो एक क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन था जहां पर हमें ऐड नहीं करना पड़ा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो ट्रू ही होगा। अगर हमें स्पेसिफिक ड्यू डेट दे रखा है तो हमें और उसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, पेमेंट मेड बिफोर द एवरेज ड्यू डेट एंटाइटल्स रिबेट टू द कस्टमर, अगर एवरेज ड्यू डेट जो ऐसा ड्यू डेट है जिस डेट पे करने से आइदर पार्टी को कोई लॉस नहीं होता है, अगर हम लोग उससे पहले पे करते हैं तो कस्टमर को, मतलब जो पे करेगा कस्टमर जो है उसको रिबेट मिलना चाहिए। क्या ये बात सही है,
बताओ, बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 2 में था, ये तो कंफर्म क्वेश्चन नंबर 2 में था। दो अलग अलग डेट दे रखा था और हम लोग को बोला गया था कि अगर हम लोग ड्यू डेट के अलावा ये दो डेट पे पे करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इलस्ट्रेशन 2, ये देखो इलस्ट्रेशन 2 में, ये देखो हम लोग का एवरेज ड्यू डेट आया था 21 मई। फिर हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर हम लोग ये पेमेंट 18 को करते हैं, ये देखो, ये ड्रॉ देखने से तुम लोग को बिल्कुल याद आ जाएगा और तुम लोग आंसर भी दे पाओगे। ड्यू डेट ये आया था तो, और हम लोग को दो केस दिया गया था कि केस ए में बोला था अगर 18 मार्च को पे करेंगे तो क्या होगा, अगर 14 जुलाई को पे करेंगे तो क्या होगा, यानी प्री पेमेंट और पोस्ट पेमेंट। ठीक है, तो प्री पेमेंट करने से रिबेट होना चाहिए, पोस्ट पेमेंट करने से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग ड्यू डेट के भी आगे पीछे पे करते हैं तो उस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव, यानी इसको रिबेट बोलते हैं, रिबेट रिसीव हो सकता है। अब बताओ, पेमेंट मेड बिफोर द एवरेज ड्यू डेट एंटाइटल रिबेट टू द कस्टमर, इज इट ट्रू और फॉल्स, बोलो। ट्रू होगा, ठीक है। देखो ये सब किया हुआ ही है हम लोग का, ट्रू होगा, ठीक है, ये ट्रू होगा। अच्छा, एवरेज ड्यू डेट रिजल्ट्स इन लॉस टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, बोल रहा है एवरेज ड्यू डेट पे अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा ये होगा एक लॉस टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, जो पार्टी पे कर रहा है उसका लॉस होगा। अगर एवरेज ड्यू डेट पे कोई अपना पेमेंट करता है तो पेबल पार्टी का लॉस होगा। क्या ये सही बात है, बोलो। इस पे तो पूरा कंसेप्ट ही था ना, एवरेज ड्यू डेट पे पे करने से क्या होगा, क्या कोई भी पार्टी का लॉस होता है, उसके लिए भी क्वेश्चन 2 ही था। देखो क्वेश्चन 2 था ना, ये देखो हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन 2, या ये देखो क्वेश्चन 1 था जहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर 13 अगस्त को हम लोग पे कर देते हैं तो ना तो किसी को प्रॉफिट हुआ ना तो किसी को लॉस हुआ, हम लोगों ने चेक करके देखा ना। ऐसे अगर 13 अगस्त को करेंगे तो जो पे करने वाला तो वो बोल सकता है कि मेरा एक पेमेंट मैंने अर्ली कर दिया, 11 जैसे 3 जुलाई का 13 अगस्त को किया, 2 अगस्त का 13 अगस्त को किया, दो डीले में किया एक अर्ली किया। लेकिन अगर रिसीवेबल के तरफ से देखो तो वो भी ऐसे बोल सकता है कि मैंने दो पेमेंट डीले में रिसीव किया और एक पेमेंट मैंने अर्ली रिसीव किया, तो मुझे बाकी दो पेमेंट का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एक का हम रिबेट देंगे। और ये भी ऐसे बोलेगा। लेकिन देखो ये ऐसा एक डेट है जिस डेट पे कैलकुलेट करने से ना तो किसी का लॉस हुआ ना तो किसी का प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट जिसे मिलेगा और रिबेट जो देगा वो दोनों अमाउंट ही सेम हो जाता है, इस वजह से वो न्यूट्रल हो जाता है। अब देखो ये इसी पे तो पूरा क्वेश्चन बेस था ना, पूरा ये चैप्टर ही तो इसी पॉइंट पे बेस था। एवरेज ड्यू डेट रिजल्ट इन लॉस टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, जो पार्टी पे करेगा उसका लॉस होगा, कभी हो सकता है, बोलो। ट्रू की फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स होगा ना। ना तो पार्टी मेकिंग द पेमेंट ये इनका लॉस है, ना तो पार्टी रिसीव द पेमेंट, ठीक है, किसी का भी लॉस नहीं होगा। तो चाहे स्टेटमेंट इसमें पेएबल वालों का हो या रिसीवेबल, इसमें दोनों में ही फॉल्स होगा। इंटरेस्ट हैज टू बी पेड बाय द पार्टी मेकिंग पेमेंट एग्जैक्टली ऑन द एवरेज ड्यू डेट, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड बाय द पार्टी मेकिंग पेमेंट, जो पार्टी पे कर रहा है उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जैक्टली ऑन द एवरेज ड्यू डेट। अगर वो एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा तो भी उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्या ऐसा होता है, एवरेज ड्यू डेट पे पे करने से क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बोलो। ये देखो यहाँ पर क्या था, एवरेज ड्यू डेट पे, ये देखो यही कंसेप्ट में तो था, अगर हम लोग एवरेज ड्यू डेट पे करेंगे तो वो एक ऐसा डेट है जिस डेट पे ना तो हमारा कोई प्रॉफिट होगा ना तो हमारा कोई लॉस होगा, हमें कोई भी इंटरेस्ट देने या लेने का जरूरत नहीं, इस डेट पे करेंगे तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस किसी को भी नहीं होगा। तो एवरेज ड्यू डेट पे अगर हम लोग इंटरेस्ट, एवरेज ड्यू डेट पे अगर हम लोग अपना पूरा पेमेंट करेंगे तो क्या हमें इंटरेस्ट या मतलब इंटरेस्ट या रिबेट का कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा ना। तभी तो जाके देखो इस चैप्टर का मतलब ही क्या था, अगर हम लोग चाहते तो अलग अलग डेट पे भी तो पेमेंट कर सकते, इतने सारे डेट को याद रखना, इतने मल्टीपल पेमेंट या रिसीप्ट का कैलकुलेशन रखना इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए हम लोग इतने सारे डेट के जगह एक डेट ऐसा चूज करते हैं जिस डेट पे करने से, इस डेट पे अलग अलग करने से जो होगा इस डेट पे करने से भी वही होगा, ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई लॉस होगा, ठीक है। तो अलग अलग डेट पे करने से जो होगा यहाँ पर पे करने से भी वही होगा, उसका प्रूफ भी तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना। देखो कि ना तो कोई इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, किसका हो रहा है, जो पार्टी रिसीव
करेगा, ठीक है। और लॉस ऑफ गेन ऑफ इंटरेस्ट किसका हो रहा है, जो पार्टी पे कर रहा है। देखो तो यहाँ पर दोनों का मतलब अगर हम लोग इंटरेस्ट का चेक करते हैं तो लॉस और गेन दोनों बराबर हो रहा है ना, तो इसमें फिर हमारा कोई लॉस होगा ही नहीं। बेसिक सा बात है। देखो यहाँ पर 11 सितंबर ये अगर देखेंगे जो पार्टी पे कर रहा है उसके तरफ से देखेंगे तो उसका क्या हो रहा है, उसका गेन हो रहा है ये 2 डेट पे, ठीक है। और जो पार्टी रिसीव कर रहा है उसका गेन हो रहा है सिर्फ 11 सितंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे करके हम लोग चेक करके देखे थे ना, दोनों न्यूट्रल हो रहा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम लोग एवरेज ड्यू डेट पे कोई पे करेंगे तो क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एवरेज ड्यू डेट के आगे पीछे करेंगे तब ना देना पड़ेगा। उसके लिए ये क्वेश्चन भी तो था, ये वाला। एवरेज ड्यू डेट पे देने से तो कुछ नहीं होगा ना, ये तो ऐसा डेट है, एवरेज ये ऐसा डेट है, इस डेट पे देने से हमारा नॉर्मल पेमेंट जैसे हम लोग करते डेट बाय डेट, और ये डेट दोनों एक ही हमें रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर हम लोग उसके आगे या पीछे करते तब ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट या रिबेट का कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो बताओ इंटरेस्ट हैज टू बी पेड बाय आइदर पेड बाय द पार्टी मेकिंग पेमेंट एग्जैक्टली ऑन द एवरेज ड्यू डेट। क्या उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उन लोगों को जो एवरेज ड्यू डेट पे अपना पेमेंट क्लियर कर रहे हैं, क्या उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बोलो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताओ, ये जो पॉइंट है ये तो पूरे चैप्टर का ही फर्स्ट बेस है। फॉल्स होगा ना। वेयर द ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलीडे, अगर ड्यू डेट मेरा पब्लिक हॉलीडे आ रहा है जैसे लाइक 15 अगस्त, ठीक है, एंड द प्रीसीडिंग डे इज संडे, और इसके आगे दिन संडे है, मतलब ये मंडे आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब 15 अगस्त मंडे को आएगा, ठीक है। तो और इसके आगे था संडे, दैट इज 14 अगस्त, ठीक है, ये संडे था, ये हमें पता हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नोन है। अगर 15 अगस्त हमारा हॉलीडे है, ठीक है, उसके आगे संडे आ रहा है, देन द ड्यू डेट फॉल्स ऑन डे प्रीसीडिंग संडे, संडे के आगे सैटरडे आता है, तो क्या हमारा जो ड्यू डेट है वो सैटरडे को, यानी मान लो 13, मेरे एग्जांपल के हिसाब से 13 अगस्त होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है उसके प्रीवियस डे अगर संडे है तो ड्यू डेट हमारा उसके प्रीवियस डे होगा? क्या ये बात सही है? सोच के देखो, मैंने लिखवाया भी था कि अगर हॉलीडे नोन होता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर हॉलीडे हमारा सडन होता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। ये देखो, ड्यू डेट सडन हॉलीडे, यहाँ पर हम लोगों का, अच्छा फिर वो दूसरे पीडीएफ में चला गया है। ड्यू डेट अगर सडन हॉलीडे होता है तो 1 डे आफ्टर द ड्यू डेट, और अगर ड्यू डेट हमारा नॉन हॉलीडे होता है तो जस्ट प्रीसीडिंग डे, ठीक है। अब मुझे लॉजिकली सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी नोन है, संडे भी हमारा नोन है, और 15 अगस्त भी हमारा नोन है। तो अगर 15 अगस्त को काम नहीं होगा तो हमें पता है, तो इसीलिए हमें उसके पहले दिन ही काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। लेकिन उसके पहले भी संडे आएगा तो जस्ट उसके पहले दिन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लॉजिक है। सोचो कि अगर हम लोगों को किसी को पेमेंट करना था 15 अगस्त को, मतलब ऐसा हमारा डेट आया था कि हम लोग हर मंथ 15 को ही पे करते हैं सपोज, और 15 अगस्त आ गया, और मान लो बैंक के थ्रू से जाके पेमेंट करते हैं, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मान लो अगर हम लोग बैंक के थ्रू से कुछ कैलकुल मतलब बैंक के थ्रू से फिजिकली जाके हमें करना है, तो बैंक तो 15 तारीख बंद रहेगा, बैंक फिर संडे को भी बंद रहेगा, ठीक है। तो हमें किस किस दिन पेमेंट कर देना चाहिए? अगर हमें 15 तारीख को करना ही पड़ेगा तो रूल्स क्या बोलता है, 15 के बाद मत करो। 15 के बाद कैसे करेंगे? 15 के बाद करेंगे, वो तो लॉजिकल नहीं हुआ ना। तो फिर हमें 15 के आगे ही करना है, ठीक है। तो अगर लास्ट डेट ये है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके आगे ही जो है मूव करना पड़ेगा, पीछे मूव नहीं कर सकते। पीछे कब मूव करेंगे? अगर सडन हॉलीडे है, वो किसी को नहीं पता था कि अचानक से हॉलीडे हो गया, जैसे मान लो कोई स्पेशल फिगर का किसी का डेथ हो गया, उस वजह से मान लो कि पूरा दिन एक अचानक से सडन हॉलीडे हो गया, ठीक है। या फिर मान लो कुछ ऐसा हुआ कि स्ट्राइक वगैरह है, कुछ अलग ही चीज हो गया तो हॉलीडे हो गया, ठीक है। मतलब हॉलीडे नहीं बोल सकते, सडन हॉलीडे अलग अलग रीजन से होता है, ठीक है। कुछ मान लो दंगा फसाद हो गया तब भी हो सकता है। तो अगर इसी वजह से बंद है, ठीक है, तो फिर हमें सारा काम क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि सडन हॉलीडे हमारे पास नोन नहीं होता है। तो अगर ये है, ये नॉन हॉलीडेज है, संडे भी नॉन हॉलीडेज है, 15 को भी नॉन हॉलीडेज है, तो फिर हमें सैटरडे ही लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ट्रू हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज है, देखो एमसीक्यूज में क्या बोल रखा है। इफ पेमेंट इज मेड ऑन द एवरेज ड्यू डेट इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू द डेटर, नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर ऑफ देम। बोलो क्या होगा? अभी अभी सिखाया, अभी अभी मैंने ये सारा चीज एक बार फिर से डिस्कस करके दिया। बोलो इसका आंसर क्या होगा, 1 का?
सी करेक्ट, किसी का भी लॉस नहीं होगा। ए मीन डेट इज कैलकुलेटेड, मीन मतलब एवरेज, एक एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सॉरी क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इन कनेक्शन विद सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स फॉर ए लमसम पेमेंट फॉर सेवरल पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट। हम लोग एवरेज ड्यू डेट इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम लोग कॉन्ट्रा अकाउंट्स को सेटल कर पाए, ताकि हम लोग लमसम पेमेंट कर पाए, या फिर डिफरेंट डेट के पेमेंट्स को हम लोग एक ही बार में पे कर पाए। कौन सा होगा आंसर? बोलो, तुम लोग चैप्टर का कंसेप्ट भूल जा रहे हो। ये पहले दिन देखो, ये क्या बोला था मैंने, ये देखो। अच्छा यहाँ पर नहीं है, रुको एक मिनट दिखाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था मिस्टर ए और मिस्टर बी का, ठीक है, और मैंने बोला था दोनों का एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन जो है वो चल रहा है, ठीक है। और ये देखो, सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस जिस दिन हम लोग का कंप्लीट हुआ था उस दिन हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट भी स्टार्ट किया था। तो देखो वहां पर मैंने क्या लिख के दिखाया था, ये देखो। इनको टेंशन होता है ना इतना सारा डेट याद रखने के लिए, सेवरल ड्यू डेट के बदले हम लोग एक ही ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट मीन सच इक्वेटेड डेट ऑन विच ए सिंगल टोटल पेमेंट में बी मेड इन ल्यू ऑफ डिफरेंट पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट। डिफरेंट पेमेंट डिफरेंट डेट में करने के बदले टोटल पेमेंट को एक दिन में करने के लिए विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी हम लोग एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमारा सारा ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू ये इसी पे बेस्ड है। देखो जस्ट ये पैरा पे है ना, और ये पैरा क्या, मैंने तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स में भी समझाया था। इतने सारे डेट के जगह हम लोग एक डेट कैलकुलेट करके पेमेंट कर सकते हैं, उससे हमारा किसी का भी लॉस नहीं होगा, ना तो पेबल वालों का ना तो रिसीवेबल का, ठीक है। तो मुझे बोलो ये मीन डेट कैलकुलेट क्यों किया जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा, अब बताओ। अब तो बता दिया मैंने, फिर से एक बार याद दिला दिया। ऑप्शन कौन सा होगा? बोलो कौन सा लग रहा है, ऑप्शन कौन सा होगा? इन कनेक्शन विथ सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स, कौन? सी होगा, सी, फॉर सेवरल पेमेंट ऑफ डिफरेंट डेट, ठीक है। लमसम पेमेंट के लिए नहीं होता है। टोटल पेमेंट को हम लोग एक दिन में कर देते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पे करते हैं, ठीक है। तो सेवरल पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट्स के जगह ए मीन डेट इज कैलकुलेटेड फॉर, क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि जो सेवरल पेमेंट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेट पे उसकी जगह हमारा एक ही डेट जनरेट हो जाए, ठीक है, और हम लोग उसी डेट पे करते हैं, हमें अलग अलग इतने सारे डेट का कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा। लमसम का मतलब होता है कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट का पेमेंट करते तब एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते, नहीं ऐसा बात नहीं है। टोटल पेमेंट और लमसम पेमेंट में फर्क होता है। यहाँ पर जितना भी टोटल पेमेंट हो रहा है ये हम लोग पे कर देंगे, ठीक है, एक ही दिन पे ये हम लोग पे कर देंगे, एक पर्टिकुलर डेट पे जितना भी अमाउंट हो, दैट इज टोटल पेमेंट। लमसम का मतलब हो जाएगा कि बहुत ज्यादा अगर पेमेंट होता है तब हम लोग एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, नहीं अमाउंट के साथ एवरेज ड्यू डेट का कोई लिंक नहीं है। अलग अलग डेट के साथ अगर बहुत सारा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाता है तब एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाता है। if payment is made after average due date the party entitled to interest, अगर पेमेंट ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो जिस पार्टी को इंटरेस्ट मिलेगा वो कौन है, क्रेडिटर, डेटर या बैंक? बोलो। अगर हम लोग पेमेंट ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं, उस पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये देखो अभी यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था तुम लोग को, देखो अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद, ये वाला ये देखो, अगर हम लोग पोस्ट पेमेंट कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो बोलो किसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए? हम लोगों को 21 मई को पे कर देना चाहिए था। ये हम लोग का एक डेट निकल के आया था जिस डेट पे पे करने से किसी पार्टी को लॉस नहीं होगा, ना तो पेबल वालों को ना तो रिसीवेबल वालों को। लेकिन पेबल वाला ने 21 को नहीं किया, 14 सितंबर को किया, तो फिर उसे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा? जिसको उसको पैसा देना था उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये देखो हम लोगों ने कैलकुलेट करके भी दिखाया था, फिर इंटरेस्ट के साथ उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसका जितना भी ड्यू अमाउंट था 8500, उसमें और भी 100 रुपीज का इंटरेस्ट ऐड हो गया। अब बताओ यहाँ पर इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर एवरेज ड्यू डेट, तो जिसको इंटरेस्ट मिलेगा द पार्टी एंटाइटल टू इंटरेस्ट, तो जिसको इंटरेस्ट मिलेगा उसका नाम क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर। व्हेन ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया अभी जो मैंने समझाया था। अगर ड्यू डेट हम लोग का पब्लिक हॉलीडे आ रहा है लाइक 26 Jan, देन ड्यू डेट विल बी, तो हमें कौन सा ड्यू डेट सिलेक्ट कर लेना चाहिए? सक्सीडिंग बिजनेस डे, प्रिसीडिंग बिजनेस डे, बिजनेस डे मतलब जिस दिन बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। ड्यू डेट विल नॉट चेंज एंड विल रिमेन सेम, कौन सा आंसर होगा? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी,
प्रिसीडिंग बिजनेस डे, हाँ प्रेसिडिंग होगा, जस्ट बिफोर है ना, बिफोर यानी प्रेसिडिंग। अच्छा, ए बिल ड्यू ऑन 29th ऑफ जैन 2020, 29th ऑफ जैन 2020 को बिल ड्यू हुआ, इज मेड पेएबल एट 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 मंथ बाद पे करना है, तो 1 मंथ बाद कितना हो जाएगा, 1 मंथ बाद यानी 29th ऑफ फेब 2020। अब 2020 का 29th फेब हो सकता है, क्यों बताओ, 20 लीप ईयर होता है, द ड्यू डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग को ऑप्शन के साथ देखना पड़ेगा, हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सा हम लोग का ड्यू डेट होगा। अब 29th में 3 दिन ऐड करेंगे ग्रेस, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस अलाउड है, ठीक है। तो 29 के बाद 30 तो होता नहीं है फेब का, तो 1 मार्च, उसके बाद 2 मार्च, उसके बाद 3 मार्च, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 3 मार्च 2020, ये आंसर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हमें बोला नहीं कि लीप ईयर लो या ना लो, तो लॉजिकली 2020 हम लोग का लीप ईयर होता है, क्योंकि 2020 डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो जो भी ईयर डिविजिबल बाई 4 होगा वो लीप ईयर होगा। तो अगर 2020 है और अगर तुम लोग यहाँ पर 28 कैलकुलेट कर लेते हो बाय चांस, क्योंकि यहाँ तो बोला नहीं है कि 28 डेज लो या 365 डेज लो, तो हम लोग जो प्रैक्टिकल है वही देखेंगे कि 2020 लीप ईयर है। मान लो कि ये क्वेश्चन आता है और तुम लोग 28 कर लेते हो गलती से, तो तुम लोग का ड्यू डेट आ जाएगा 1 मार्च, 28 के बाद फिर 2 मार्च, फिर आ जाएगा 3 मार्च, ठीक है। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 28 को हम लोग मंथ एंड मान रहे हैं या फिर 29 को हम लोग मंथ एंड मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 दिन यानी 3 मार्च को ही जाके कंप्लीशन होगा, क्योंकि ये फेब है इस वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और ये मंथ टू मंथ है, अगर ये डेज का कैलकुलेशन होता, जैसे मान लो 29th ऑफ जैन के बाद बोला जाता कि बिल 1 मंथ की जगह बोला जाता 30 डेज के लिए ड्यू है, तब थोड़ा सा वेरी हो जाता आंसर। क्यों, देखो अगर 29 से 30 डेज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोलता तो हम लोग क्या करते, जैन का 31 हमें पता है, तो जैन का कितना हो गया 2 डेज, ठीक है। और फेब का यहाँ पर अगर 29 लेते हैं जो कि प्रैक्टिकल है, तो 31 हो जाएगा, तो -1 करेंगे 30, यानी फेब का हमें 28 लेना पड़ेगा डेज के हिसाब से। तो उसके बाद अगर हम लोग 3 दिन लेंगे, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो 29th ऑफ फेब हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 मार्च, फिर हो जाएगा 2 मार्च। 2 मार्च को हम लोगों का क्या हो जाता, फिर ड्यू डेट हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें बोला नहीं है डेज, ठीक है, मैंने फर्क बताया कि अगर 31 मंथ के जगह ये बिल अगर 30 डेज के लिए ड्यू होता और अगर तुम लोग 28 फेब मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते तो यहाँ पर 2 मार्च आंसर आ जाता, वैसे ऑप्शन में है नहीं 2 मार्च, ठीक है। और अगर ये देखो कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग डेट दे रखा है, ठीक है। पहला बात है, अगर कोई 28 ऑफ फेब करके सोचेगा कि मंथ एंड फेब होता है फिर 3 दिन ग्रेस ऐड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन पे टिक कर देगा, जो गलत हो जाएगा। 29 अगर कैलकुलेट कर भी लेता है लीप ईयर है फिर 3 दिन ग्रेस ऐड नहीं करेगा, तो वो भी 29 को टिक करेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा 3 मार्च। तो ऐसा देखो, एमसीक्यू में तो आएगा नहीं, लेकिन तुम लोग का तो एमसीक्यू है नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, एवरेज ड्यू डेट का जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसमें अगर ये ऐसा डेट और ऐसा टर्म पीरियड आ जाए तो ये चीज तुम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि फेब का 28 ही लो तो 28 ही लो, चाहे जितना भी लीप ईयर हो, या फिर क्वेश्चन बोल देता है कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज मानो, यानी वहां पर फेब में लीप ईयर लेना ही नहीं है, फेब को 22 डेज ही लेना पड़ेगा, तभी जाके 365 फॉलो होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, मतलब पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ोगे तो ये छोटा छोटा पॉइंट छूट जाएगा। जैसे आज ही हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन को इग्नोर कर दो, अगर ये पॉइंट हम लोग ऑमिट करके चले जाते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा 1 डेज जो है आगे आंसर आ जाएगा। अब वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फ्रैक्शन इग्नोर करो तो फिर आंसर तो जरूर गलत होगा ना। अगर कुछ नहीं बोलेगा तब आंसर उस तरह से ठीक होगा। अच्छा, अब देखो एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी बता देते हैं। मिस्टर यश एंड मिस्टर हर्ष आर पार्टनर इन ए फर्म, दे हैड ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म, तो ड्राइंग्स का ही है, तो इन्होंने ड्राइंग्स किया है, तो ये अमाउंट मिस्टर यश का है, उसके बाद भी मिस्टर यश, हर्ष हर्ष और यहाँ पर हर्ष मिस्टर यश। इंटरेस्ट इज चार्ज 10% per annum on all drawings. Calculate interest chargeable from each partner by using average due date system. एवरेज ड्यू डेट सिस्टम फॉलो करके हमें करना है। कंसीडर 1 मई एज बेस डेट, तो हमें 1 मई को बेस डेट लेके फॉलो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने बोला है। 1 ईयर इक्वल टू 365, देखो वैसे यहाँ पर भी 20 था तो फेब्रुअरी 29 का होगा, लेकिन 1 ईयर 365 का मतलब फेब का 29 नहीं, हमें 28 डेज कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये करेंगे, उसके बाद इसमें और भी कुछ पॉइंट एडेड है वो देखेंगे। तो पहले ये
कंप्लीट कर लेते हैं। एवरेज ड्यू डेट से मिस्टर यश और हर्ष का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम पार्टनर। ठीक है। और देखो और एक चीज भी देखो, सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, आज तुम लोगों ने जो पार्टनरशिप का देखा ना, हम लोगों ने जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें जो तुम लोगों ने देखा, ये देखो यहाँ पर तो प्रूव हो जाता है ना कि एवरेज ड्यू डेट से इंटरेस्ट चार्ज करने से और हम लोग नॉर्मल अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे दोनों केस में सेम होगा। ये देखो आज हम लोगों ने देखा, हम लोग जब नॉर्मल इंटरेस्ट चेक किए तब भी 73.5 आया। अगर इसी इंटरेस्ट को हम लोग एवरेज ड्यू डेट यानी इस डेट पे देते हैं 17 अक्टूबर को, तो भी हमें 73 रुपीज ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्रॉइंग्स का। तो अलग अलग डेट की जगह हम लोग इस डेट पे कैलकुलेट करेंगे तो भी 73 देना पड़ेगा, अगर इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे तो भी 73 देना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली इतने सारे डेट को याद रखने की जगह हम लोग एक डेट को याद रख सकते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट उतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग फर्म को कम इंटरेस्ट दे रहे हैं या फिर पार्टनर से बेसी इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ही तो प्रूव होता है। अच्छा, ठीक है, चलो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, पहले यश का डेट अमाउंट, डेट अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पर यश का करते हैं पहले 75, 20 और 15। 75, 20 और 15। 75, 20 और 15। ठीक है। अच्छा, डेट देख लेते हैं 1527। 1527 31 मार्च, तो 1527 31 मार्च। ये सब 2019 है। ठीक है, बेस डेट हमें क्या लेना है ये बता दिया था, 1 मई। ठीक है, 1 मई हमें बेस डेट लेना है, तो 1 मई से 1 मई बेस डेट से ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। देख लो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जीरो एवरेज ड्यू डेट का ये वाला लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये जीरो। यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे जून से लेके जुलाई, 2 जुलाई तक। तो जून नहीं सॉरी मई, तो मई 31 का होगा, 31 -1 कर लेते हैं, तो ये हो गया मई। जून का 30 और जुलाई का 2 डेज, तो 62 हो गया। अच्छा, ये है मार्च, तो जुलाई का 2 हटा देते हैं, जुलाई का 30, अगस्त का 31, जुलाई का 31 होगा। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ जुलाई, और एक दिन ऐड होगा, मैंने जुलाई का 30 कर दिया। अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 28 लेना पड़ेगा, और मार्च का हो जाएगा 31। तो यहाँ पर हो गया 334 डेज। 334 डेज, 334 इंटू 15,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 लाख। अच्छा, 50 लाख 10,000 आ रहा है, 50 लाख 10,000, और यहाँ पर हो जाएगा 12,40,000। टोटल करके 62,50,000। ठीक है, 62,50,000 यहाँ पर टोटल करते हैं अमाउंट का। 15 और 75, 90 और 20, 1,10,000। ठीक है, तो एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट 1 मई प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट डिवाइडेड बाय 56.81 हो रहा है। ठीक है, 15 प्लस
56.81, जैसे ही पॉइंट के बाद वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग इसको ले लेंगे 57 डेज अप्रोक्स करके, ठीक है। अब 57 डेज मतलब कौन सा डेट आएगा, ये है मई, मई का 31, मई जून 60 हो गया। अच्छा, जून का 30 डेज ऐड करने से 60 हो गया, तो जून का कितना होगा, फिर से एक बार चेक करते हैं। देखो, मई का 31 - 1, तो मई का इतना दिन हो गया, 31 - 1, ये 28 क्यों दिख रहा है, 30 हो गया, ठीक है। अच्छा, जून का यहाँ पर कितना दिन ऐड करेंगे, जून का यहाँ पर ऐड करेंगे 27। देखो, जून का 27 ऐड करने से 57 होगा, यानी 27 ऑफ जून जो है वो ड्यू डेट हो जाएगा, ठीक है। 27 ऑफ जून जो है वो हम लोग का ड्यू डेट हो गया। अब हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट चार्ज, तो टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा पार्टनरशिप में, ठीक है। तो ड्राइंग्स कितने का हुआ है, टोटल 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 पे इंटरेस्ट रेट है 10% करके, 10%। एक बार देख लेते हैं, 10% ही था, हाँ 10% इंटू 365, और यहाँ पर सॉरी डिवाइडेड बाई 365, और यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग का ड्यू डेट मतलब इंटरेस्ट पेबल 27 ऑफ जून का होता है, तो वहां से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम 27 ऑफ जून टू, इनका ईयर एंड 31 मार्च को ही तो होता है। यहाँ पर हाँ, ये रहा 31 मार्च, ईयर एंड जो है इनका अकाउंटिंग ईयर एंड 31 मार्च को होता है, तो 31 मार्च तक कितना टाइम होगा वो देखना पड़ेगा। तो जून होता है 30 का, 30 - 27, ये हो गया जून। जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 28, मार्च का 31, तो ये हो गया 277, ठीक है। 277 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 1,10,000, तो ये वैल्यू आ रहा है 8,347.94, ठीक है, 8,347.94, और आंसर ऐसे दिया हुआ है 8,348, ठीक है, ऐसे अप्रोक्स करके दिया हुआ है, इतना होगा। अच्छा, ये वाला तो हो गया, देखो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया हर्ष का, ठीक है। सिमिलर तरीके से ये हम लोगों ने यश का कैलकुलेट कर लिया, सिमिलर तरीके से हम लोग हर्ष का भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये देखो। ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, यहाँ पर भी बेस डेट उतना ही मानने के लिए बोला है, और ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो ड्यू डेट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 15 अगस्त और 31 ऑफ दिसंबर, ठीक है। 15 ऑफ अगस्त, 31 ऑफ दिसंबर 2019, 15 ऑफ अगस्त, 31 ऑफ दिसंबर, और यहाँ पर 4th ऑफ मार्च, 4th ऑफ मार्च हो जाएगा, 4th ऑफ मार्च 2020, और अमाउंट हो जाएगा 60, 50, 75, 60, 50, 75, ठीक है। अब देखो, वैसे ड्यू डेट 15 अगस्त का होना नहीं चाहिए, बट अगर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि यही मेरा ड्यू डेट है, फिक्स्ड है, तो हम इसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये 15 अगस्त नॉर्मली कोई ड्यू डेट होता नहीं, ऑफिशियली नहीं होता है, बिजनेस डेज तो होता नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमें बेस डेट कौन सा लेने बोला है, बेस डेट हमें लेने बोला है 1 मई, तो हम लोग को यहाँ पर भी 1 मई से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ अर्लीस्ट ड्यू डेट बेस डेट इस कंसेप्ट में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मई से ही कैलकुलेट करने बोला है। तो 31 - 1 मई, ठीक है। जून का हो गया 30 डेज, जुलाई का हो गया 31, अगस्त का हो गया 15, तो ये हो गया 106 डेज, ठीक है। 106 इंटू 60,000, तो ये हो गया 63,60,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 31 - 1, ये हो गया मई का, ठीक है। फिर उसके बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो ये हो गया 244 डेज, 244 इंटू 50,000, 1,22,000, नहीं, 1,22,00,000,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दिसंबर तक अगर होता है 244 डेज, तो दिसंबर के तक होता है 244 डेज, फिर जैन का 31, फेब का 28 और मार्च का 4 डेज। तो यहाँ पर 307 डेज हो गया। 307 इंटू 75,000। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो रहा है 2,30,25,000। अब हम लोग इसको टोटल करते हैं, प्लस 1,22,00,000 प्लस 63,60,000। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 4,15,85,000। ठीक है, अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा? 60, 50 और 75। 1,85,000। एवरेज ड्यू डेट कितना हो जाएगा? एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट, जो कि 1 मई लिया गया है, 4,15,85,000 डिवाइडेड बाई 1,85,000। 4,15,85,000 डिवाइडेड बाई 185, 3 टाइम्स 0, 224.7 है। तो 224.7 है, यानी 225 लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें राउंड ऑफ के लिए तो कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग जो रूल्स है उसी को फॉलो करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद 1 मई के बाद 225 डेज मतलब कितना हो जाएगा? 31 माइनस 1। तो ये हो गया मई का 30 डेज, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, 183 हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है 183 अक्टूबर तक हो गया है। नवंबर का 30, 213 हो गया, तो नवंबर भी हम लोग ले लेंगे, नवंबर तक हो जाएगा 213। अब दिसंबर का कौन सा डेट होगा? हमें 225 तक करना है। ठीक है, तो 225 माइनस 213 कर लेते हैं, तो 12 ऑफ दिसंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। 12 ऑफ दिसंबर हम लोग का ड्यू डेट हो जाएगा, 12 दिसंबर 2019। 2019। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट कितना है? 1,85,000, 1,85,000 इंटू 10%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 365 डेज कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट फ्रॉम 12 दिसंबर 2019 से लेके 31 मार्च 2019 तक का। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 12 दिसंबर, तो -31, तो दिसंबर का हो गया 19 डेज, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ठीक है, तो ये हो जाएगा 109 डेज। तो 109 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 10% इंटू 1,85,000, तो 5524 आ रहा है। ठीक है, 5524.6, तो हम इसे 25 कर देते हैं राउंड करके। ठीक है, 5,525 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन में देखो 2 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट का आंसर हम लोगों ने कर लिया कि इंटरेस्ट इतना होगा तो क्या होगा। उसके बाद दिया है आनंद परचेस गुड्स फ्रॉम अमृता, ये एक अलग पॉइंट आ गया है। क्वेश्चन एक ही जगह पे दिया है, द एवरेज ड्यू डेट फॉर द पेमेंट इन कैश 10 अगस्त 2020 एंड द टोटल अमाउंट इज 67,500। तो आनंद ने गुड्स परचेस किया है अमृता से। ठीक है, और ड्यू डेट का जो एवरेज ड्यू डेट आ रहा है पेमेंट का, वो है 10 अगस्त 2020 एंड द टोटल अमाउंट 67,500। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय आनंद टू अमृता इफ टोटल पेमेंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग डेट्स एंड इंटरेस्ट इज टू बी कंसिडर्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो सीधा बात है कि यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक एवरेज ड्यू डेट कंप्यूट कर लिया है, मतलब क्वेश्चन में कंप्यूट करके दे दिया है 2020। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है 2 पार्टी आनंद और अमृता के बीच में। ठीक है, और टोटल अमाउंट क्या है? 67,500। तो 67,500 पेमेंट करना है इस डेट पे। कौन करेगा? आनंद अमृता को। अब हमें बोला है कि टोटल पेमेंट जब हम लोग करेंगे तो क्या सिचुएशन होगा, आनंद एक्चुअली अमृता को कितना पे करेगा अगर वो पेमेंट इस डेट पे करता है। अगर एवरेज ड्यू डेट पे करेगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना। अगर एवरेज ड्यू डेट पे करेगा तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ये पैसा देने से हो जाएगा। अगर 25 अगस्त को करेगा यानी पोस्ट पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 30 जुलाई को करेगा, 30 जुलाई यानी 30 जुलाई को अगर करेगा तो
प्री पेमेंट करेगा, प्री पेमेंट करने से उसे रीबेट मिलेगा, यानी 67,500 से थोड़ा सा अमाउंट जो एज अ रीबेट होगा वो डिडक्ट करके उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 3 केस हमें यहाँ पर करके दिखाना है। तो ड्यू डेट तो कैलकुलेट नहीं करना है, नॉर्मल हमें सिर्फ इंटरेस्ट पेड है कि नहीं और रीबेट रिसीवेबल है कि नहीं ये हमें चेक करके देखना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर लिखते हैं पहला, इफ पेमेंट इज मेड ऑन एवरेज ड्यू डेट, दैट इज, अगर एवरेज ड्यू डेट को ही पे कर रहे हैं दैट इज 10th ऑफ अगस्त। ठीक है, 10th ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम लोग को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? देन अमाउंट ऑफ पेमेंट इज 67,500। ठीक है, ये वाला। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट। ठीक है, ओनली ये हो जाएगा। और अगर हम लोग इफ पेमेंट इज मेड ऑन 25th of August, 25th of August, that is after due date, after average due date, then interest should be paid with principal amount, with principal amount. So total payment is, देखो कितना हो जाएगा पेमेंट। तो कौन किसको पे कर रहा है यहाँ पर? आनंद टू अमृता, आनंद पेड प्रिंसिपल, ये तो पे करना ही पड़ेगा 67,500 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? जितना अमाउंट पे डिले हो रहा है, 67,500 अमाउंट पे डिले हो रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया गया है? 12% पर एनम। ठीक है, तो 12% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 1 ईयर का 12%। तो ये कितने डिले हो रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम देखो, 25th अगस्त है, हम लोग डेज में कर लेते हैं। 25th अगस्त से, अगस्त की जगह हम लोग पे कर रहे हैं, सॉरी ड्यू डेट कौन सा था? ड्यू डेट था 10th अगस्त। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितने दिन का हो जाएगा? 10th ऑफ अगस्त से 25th ऑफ अगस्त तक शिफ्ट हो गया पेमेंट। तो 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 यानी 15 डेज के बाद दे रहे हैं, तो 15 डेज का इंटरेस्ट के साथ हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो 15/365, तो देखते हैं कितना होता है। 67,500 इंटू 12% इंटू 15 डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया 333। ठीक है, इतना हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो टोटल कर लेते, 338, 67,833, ये अमाउंट हमें टोटल में पेमेंट करना पड़ेगा अगर हम लोग डिले करते हैं तो। ठीक है, और नेक्स्ट केस ये हो जाएगा, इफ पेमेंट मेड ऑन, if payment made on 30th July, 30th July, that is before average due date, then rebate will receive from अमृता, अमृता से रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देन आनंद विल पे, तो आनंद को कितना पे करना पड़ेगा? प्रिंसिपल अमाउंट, वो तो पे करना ही पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट 67,500। ठीक है, लेस हो जाएगा रिबेट,
रिबेट अमाउंट, तो रिबेट अमाउंट कितना हो जाएगा, 67,500 पे रिबेट मिलेगा 12% रेट पे, ठीक है। कितने दिन पहले हम लोग पे कर रहे हैं, 30th जून को जुलाई को पे कर रहे हैं, जबकि हमें कितने तारीख को पे करने से हो जाता, 10th ऑफ अगस्त, ठीक है। तो यहाँ से चेक करेंगे, रिबेट हो जाएगा 10th ऑफ अगस्त और यहाँ पर है 30th ऑफ जुलाई, ठीक है। 30th ऑफ जुलाई, तो कितने दिन पहले हम लोगों ने पे कर दिया, तो देखो 30th जुलाई, तो जुलाई तो कितने दिन का होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 का होता है। तो जुलाई में भी एक दिन पहले ही हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। मतलब जुलाई का सॉरी 31 माइनस 30, तो जुलाई का एक दिन, ठीक है। अगस्त का 31 डेज, सॉरी 31 तो नहीं होगा, 10 था। अच्छा, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 10 है ना, 11 डेज, 11 डेज पहले हम लोगों ने दे दिया है। सिंपल दिख रहा है कि हम लोग 10th अगस्त को में देना चाहिए था, हम लोग दे रहे हैं 30th जुलाई को। तो हम लोग कितने दिन पहले दे रहे हैं, अगस्त का 10 दिन और उधर जुलाई का एक दिन, 11 डेज पहले दे रहे हैं। तो 67,500, 67,500 इंटू 12% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 365, तो 244.109, तो इसको हम लोग 244 ही लिख देते क्योंकि 109 तो यहाँ पर राउंड अप नहीं होगा। तो माइनस करने से कितना आ जाएगा, 67,256, ठीक है। 67,256, तो इतना जो है रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। इतना रिबेट मिल जाएगा। तो जब हम लोग पे करेंगे तो हमें कम करना पड़ेगा, और अगर हम लोग डिले करेंगे एवरेज ड्यू डेट के बाद भी, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एवरेज ड्यू डेट पे अगर करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेट ही ऐसा होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। और आज ही हम लोगों ने पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन जब किया, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि कैलकुलेशन करने से उस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हम और एक बता देते हैं। लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये इंस्टॉलमेंट का जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। 38 मंथ्स ये जो है, ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसको चाहो तो तुम लोग इसको भी डेज में कैलकुलेट, नहीं डेज में इसको मत करो, ये काफी लेंदी हो जाएगा। अगर डेज में करोगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसका ये एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होगा ना, ये 38 मंथ्स, ये हम थोड़ा सा क्लियरली बता देते हैं, ठीक है। उस दिन शायद थोड़ा डाउट रह गया हो तुम लोग के मन में, तो ये बता देते हैं। देखो यहाँ से एक बार क्वेश्चन देख लो, क्या बोला था। यहाँ पर बोला था 20,000 को दिया गया है, 20,000 लोन दिया गया है 1 Jan 2015 को, और रीपे कुछ इस तरह से करना है। अलग अलग अमाउंट है, 2500, 5,500, इस तरह से। देखो ये अमाउंट है जो हमें रीपे करना है, 3,000, 5,000, 4,000, ठीक है। और रीपे का डेट स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, ठीक है। 1 Jan 2016 से, आफ्टर दैट 17, 18, 19, 20, ठीक है। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने तुम लोग को एक चीज बोला था कि इंस्टीट्यूट का जो फॉर्मूला है वो तभी एप्लीकेबल करने से सही रहेगा अगर हमारा पेमेंट जो है वो इक्वल है, यानी ये वाला सम ऑफ ईयर डिजिट्स वाला, ये देखो, ये तभी फॉलो हो सकता है अगर हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल है। अगर नहीं होगा तो नॉर्मल एवरेज ड्यू डेट को ही फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ यहाँ पर मंथ जो है वो लिया था 2015 से, ठीक है। तो 15 से 16, 12 मंथ्स, फिर उसके बाद 24, 36, 48, 60, इस तरह से आया था, ठीक है। इस तरह से आने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखा गया कि यहाँ पर 37.5 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। 37.5 मंथ्स हो रहा है। अगर हम लोग देखो, इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर 38 मंथ्स, इसको देखो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। हम यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट सिर्फ दिखा देते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10, ठीक है। ये देखो कैसे कैलकुलेट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट, ठीक है। तो यहाँ पर बेस डेट इन्होंने जो लिया है 1 Jan 2015 लिया है, तो हम भी लिख देते हैं 1 Jan 2015, ठीक है। यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट 7,50,000 और टोटल ऑफ अमाउंट 20,000, ये देखो 7,50,000 और यहाँ पर हो गया 20,000, ठीक है। अब 1/1/2015 प्लस, अब ये देखो 7,50,000 डिवाइडेड बाई 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर 37.5 आ रहा है, ठीक है। तो 37.5 आ रहा है, इसको हम लोग चाहे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो 37.5 आ गया, तो अब हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ।
तो यहाँ पर देखो 37.5 को इन्होंने 38 माना है, तो ऐसे देख सकते हैं। देखो 37 मंथ्स मतलब ये 37 मंथ्स 0.5 मंथ्स है, 0.5 मतलब हाफ मंथ्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ जैन से लेके अगर हम लोग सॉरी फर्स्ट ऑफ जैन 15 से लेके अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ जैन 16 तक करते हैं तो ये 12 मंथ्स होगा। फर्स्ट ऑफ जैन 16 से लेके अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ जैन 17 तक करते हैं फिर से 12 मंथ्स होगा, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ जैन 17 से लेके अगर फर्स्ट ऑफ जैन 18 तक करते हैं फिर से 12 मंथ्स होगा, और 3 टाइम्स 12 मंथ्स मतलब 36 मंथ्स हो गया, ठीक है। और 37.5 में से अगर 36 मंथ्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं तो अभी 1.5 मंथ्स बचा। तो यहाँ पर डेट कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ऑफ जैन 2018 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 मंथ एंड हाफ मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ जैन 18 से लेके फर्स्ट ऑफ फेब 18 तक ये हो गया 1 मंथ, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ फेब 18 से लेके अगर हम लोग मार्च तक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मार्च तक अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 15th ऑफ मार्च हो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट किया है, 37 को 38 किया है, ठीक है। तो ये क्या किया है, राउंड अप किया है, जो हमारा रूल्स है, ठीक है, राउंड अप किया है। अब देखो अगर हम लोग इसको 38 मंथ करते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये वाला देखो, ये एक्चुअली हमें 38 मंथ करके ही करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन करके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ईयर में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर 38 मंथ्स ही करेंगे तो ये 36 मंथ्स हो गया। 36 मंथ्स के बाद हमारा अगर ये 38 मंथ्स है तो और भी 2 मंथ्स बचा, ठीक है। तो ये जैन टू फेब, फेब टू मार्च, ठीक है, फेब टू मार्च हो गया हम लोगों का 1 मंथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितना मंथ हो जाएगा, 36 37 32 मंथ्स हो जाएगा, 2 मंथ्स, यानी ये फर्स्ट ऑफ मार्च हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ मार्च इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये मैंने लास्ट दिन शायद नहीं बताया था ठीक से, तो ये देखो ये इस तरह से होगा। तो हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग का 37.5 आता है तो हम लोग उसको 38 मंथ्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हुआ था पता है, यहाँ पर बेस डेट लिया गया था फर्स्ट ऑफ जैन 2015, दैट इज जो है हमारा लोन का डेट था, ठीक है, लोन का डेट था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट ऑफ जैन 2016 करते हैं बेस डेट, तो क्या हमारा सॉल्व नहीं होगा, तो भी सॉल्व होगा। तब यहाँ पर ये हो जाएगा बेस डेट, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 12 मंथ्स, इसके बाद 24 मंथ्स, इसके बाद हो जाएगा 36 और इसके बाद 48 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो ये पहला हो जाएगा 0। अच्छा, 5500 इंटू 12 देख लो कितना होता है एक बार, 5500 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 66,000, ठीक है। ये हो गया 66,000, ये एक बार लिख लो तुम लोग, 3000 ऐसे भी आंसर होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1115 लेने से ही होगा। 3000 इंटू 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 72,000, ठीक है, 72,000। अच्छा, उसके बाद 5000 इंटू 36, 5000 इंटू 36, तो ये आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। और 4000 इंटू 48, 4000 इंटू 48, तो ये आ गया 1,92,000, ठीक है। एक बार हम लोग ऐड कर लेते हैं टोटल कितना होगा, 1,92,000, 1,80,000, ठीक है, फिर 72,000, फिर 66,000, ठीक है। तो 5,10,000 आ रहा है इसका टोटल, तुम लोग एक बार लिख लो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। 5,10,000 आ रहा है, 5,10,000 डिवाइडेड बाई 20। अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट अगर कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ड्यू डेट, ठीक है, हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट ऑफ जैन 2016 ले रहे हैं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5,10,000 डिवाइडेड बाई, जो अमाउंट है वो तो उतना ही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वो है 20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20,000। तो यहाँ पर आंसर आ गया 25.5। तो भी क्या हम लोग का आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, देखो 1/1/2016, ठीक है, प्लस यहाँ पर अगर 25.5 मंथ्स है, ठीक है, 25.5 मंथ्स है, अगर हम लोग इंस्टीट्यूट के हिसाब से इसको राउंड अप कर देते हैं, ठीक है, तो ये जैसे ही यहाँ 37.5 को 38 कर दिया गया था, उसी तरह से अगर 25.5 को हम लोग 26 कर देंगे, 26 मंथ्स कर देते हैं, तो क्या हम लोग का आंसर तब भी फर्स्ट ऑफ मार्च आएगा, चेक करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ जैन से फर्स्ट ऑफ जैन 2016 से फर्स्ट ऑफ जैन 2017 तक हो गया 12 मंथ्स, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑफ जैन
2017 से हो जाएगा 1 जनवरी 2018 तक, ये भी हो गया 12 मंथ्स, ठीक है। 12 और 12 हो गया 24 मंथ्स, और हमें कितना मंथ्स चाहिए, और 2 मंथ्स चाहिए, ठीक है। तो 2 मंथ्स 1 जनवरी 18 से 1 फेब 18, ये 1 मंथ, और 1 फेब 18 से लेके 1 मार्च 18, ये हो गया 2 मंथ्स। तो हो गया यहाँ पर 1 + 1 2 मंथ्स, 24 + 2 26, ठीक है। तो इससे हमारा समरी क्या निकल के आया, अगर हम लोग मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.5 का हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके उसे नेक्स्ट मतलब राउंड अप कर देंगे, 37.5 को 38 कर देंगे। ये मैंने बोला था लास्ट दिन की एक बार कंफर्म कर देंगे, तो मैंने कंफर्म कर दिया कि अगर हम लोग मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं तो नॉर्मल राउंड अप का जो कंसेप्ट है एवरेज ड्यू डेट पे, वही उसी तरह से ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने और एक तरीके का भी दिखाया था, ये जो इंस्टीट्यूट ने फॉर्मूला दे रखा है उसके हिसाब से तुम लोग एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकते हो लोन के इंस्टॉलमेंट का। सिर्फ तभी कैलकुलेट कर सकते हो अगर जो पेएबल अमाउंट है वो इक्वल है, ठीक है, वो इक्वल है। अगर पेएबल अमाउंट इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, तब तुम लोग एवरेज ड्यू डेट से कर सकते हो। बाकी एवरेज ड्यू डेट से सारा क्वेश्चन होगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट का भी होगा, अनइक्वल का भी होगा, लेकिन इक्वल के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है। अगर ये नहीं भी यूज करते हो तो भी एवरेज ड्यू डेट से नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। और रूल्स ये हो गया कि हमें हर जगह पे राउंड अप ही करना है, जब तक हमें क्वेश्चन कुछ ना बोल दे तब तक हम लोग राउंड अप करेंगे। लेकिन उस पे भी मैंने एक थोड़ा छोटा सा पॉइंट बता रखा था कि कितने तक हमें राउंड अप करना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिखाया था, तो ये भी तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो दिखा देते क्या बोला था मैंने, कहाँ पर लिखा था, ये देखो। अगर हमारा ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसे आने पे हम लोग राउंड अप नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे 0.00010203, लेकिन जब 10 आ जाएगा 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी 2 डिजिट है, मतलब ये 0.03 है, जब तक 0.1 के बाद नहीं आएगा तब तक हम लोग उसको हायर साइड में राउंड अप नहीं करेंगे। ये फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये, और तुम लोगों को क्या करना है, और एक चीज फॉलो करना है, अगर मंथली होगा 0.5 या ऐसा कुछ है तो हम लोग उसको राउंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो ये 2-3 चीज जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन पे। बाकी ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग अकाउंट करेंट ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं।